मेरे अजीज़ वतनों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर है और आज मेरे साथ यूसुफ मौजूद हैं। यूसुफ के साथ हम पहले भी गप लगा चुके हैं। इनके पास एक अदद येलो कलर की FJ40 लैंड क्रूज़र थी उसके साथ, और फिर इनके पास एक अदद ग्रे कलर की 2014 की वीगो चैम्प है जिसका हमने इनविंसिबल के साथ कंपैरिजन किया था। तो आज यूसुफ हमारे साथ अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इनके पास ये 2020 मॉडल की टोयोटा करोला 1.6 एल्टिस है। तो कैसे हैं यूसुफ? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, आपने आज हमें टाइम दिया। नहीं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो यूसुफ सबसे पहला सवाल ये होता है, व्हाट डज दिस कार मीन टू यू? अगर आप इस गाड़ी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो क्या वर्ड होगा? ये मुश्किल सा सवाल है। मैं ये गाड़ी इतनी चलाता नहीं हूँ। दिस इज़ मेनली माई डैड्स कार, बट अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करूँ तो ये हेल्पफुल जी, बिकॉज इसकी वजह से अब घर में एक दूसरी गाड़ी एक हो गई है जो इट्स ऑलवेज एट होम। सही है, एंड आसानी हो गई है। तो जब आप लोग ये ले रहे थे, आपकी ये भी ग्रे है और आपकी वीगो भी ग्रे है जी। तो जब मैं भी आपसे बात कर भी रहा था, ग्रे कलर से क्या ऐसी मोहब्बत थी कि दोनों गाड़ियाँ ग्रे ही हैं आपके पास? वैसे प्रेफरेंस मेरे फादर की जो है वो वाइट है। और मैंने शायद आपको पहले बताया एक दफ़ा कि वीगो भी जब हम ले रहे थे तो वो वाइट ले रहे थे। तो मैंने जिद की थी कि नहीं ब्लैक चाहिए। तो वो ब्लैक नहीं, फिर उन्होंने कहा नहीं, फिर मैं ग्रे ही ले लेता हूँ। ब्लैक जो है सी व्यू के आसपास रहते हैं तो वो मिट्टी की वजह से गाड़ी का कलर पूरा ख़राब हो जाएगा, खराब हो जाता है। तो वो एक था। तो इसमें भी ब्लैक तो ऑप्शन था ही नहीं। हमारे 3 ऑप्शंस थे, वाइट, सिल्वर एंड ये ग्रे। तो वाइट में बाबा के जो ऑफिस थे उसमें किसी का एक्सपीरियंस ऐसा था कि वो वाइट जो है वो बड़ी जल्दी फेड हो गया। ओके। तो बाबा को एक वो था माइंड में कि यार वो शायद उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, ये वाइट में मसला है। तो वो एक बैक ऑफ द माइंड चीज़ थी। सही। तो वो वाइट भी हमारा हट गया ऑप्शंस में से। देन सिल्वर था, तो सिल्वर उन्होंने कहा नहीं, ये थोड़ी डार्क गाड़ी है, थोड़ा उसका और प्रेजेंस है। तो फिर वो ग्रे पे ही हम आ गए। हमने कहा कि अब तक 6 साल हो गए वीगो को, एंड ग्रे सही रहा है, ना उस पर ज़्यादा मिट्टी नज़र आती है ना निशान नज़र आते हैं। तो वी वेंट फॉर दिस। तो ये बताएं, ये आपने अभी 2020 मॉडल है, तो ये कितना लाइक विच मंथ ऑफ 2020? ये इसकी एग्जैक्ट डेट ऑफ डिलीवरी जो थी वो थी 31 जनवरी 2020। अच्छा, जनवरी की है। तो मतलब यारिस लॉन्च होने से पहले आपने गाड़ी ली है? जी बिल्कुल, ये आई थिंक आखिरी कुछ दिनों में ही, उससे पहले। तो बुक करा के ली थी, ओन पे ली थी? नहीं, बुक करा के। क्या बुकिंग टाइम था उस वक्त? आई थिंक 3.5-4 महीने तो लगे थे। 3.5 से 4 महीने जी, क्योंकि काफ़ी वेट करते तो पता चलता था कि आने वाली है, फिर वो हो गया था कि नहीं 10 दिन और लगेंगे, अभी 15 दिन और हैं, तो वो काफ़ी वेट करना पड़ा। तो मुझे ये बताएं कि उस वक्त जब जनवरी में इस गाड़ी का क्या कंट्रोल था, याद है? जी एग्जैक्टली, जो मुझे याद है, जो उस पर प्राइस लिखी है डिलीवरी वाले फॉर्म पे, वो है 32,55,000। 3255। और अभी कितनी क्या हो गया बताए? अब तो मैं देखा भी नहीं है, मेरे ख्याल से 35 के करीब अब इसका कंट्रोल आ चुका है। मतलब कोई 2.5 लाख रुपए 10-11 महीनों में बढ़ गई है। सही। और जब आप ये ले रहे थे तो ऑब्वियसली यारिस का तो ऑप्शन नहीं था? नहीं। इसके साथ कंपैरिजन में क्या सिटी एस्पायर आई थी, या वो भी नहीं आपको कंसिडरेशन में, या फिर करोला पे ही कंसिडरेशन थी? इससे काफ़ी टाइम से जो था ऑप्शन वो, एंड उस वक्त फिर हमने सोचा 1.6 हो गया तो 1.8 ग्रैंडे तो नहीं, बट 1.8 जो अल्टिस है वो उस पर चले जाए। बट देन वी डिसाइडेड टू गो फॉर दिस। सही। और इसके मतलब व्हाई डिड यू प्रेफर दिस ओवर 1.3? 1.6 का भी एक माइंड में था कि ये भी शायद अंडर पावर्ड है, बट वो फिर अंदाज़ा हुआ नहीं है। बट 1.3 में तो बिल्कुल था कि नहीं, उसके जो इंजन की एक आवाज़ है, वो एक कल्टस वाली एक की तरह की एक आवाज़ आती है। मतलब वही फील है उसका, वो आवाज़ है जब गियर चेंज होता है, वो बहुत नॉइजी इंजन है। सही। वो और अंडर पावर्ड भी थी।
और वैसे वीगो जो है वो हमें लगती नहीं अंडर पावर्ड, क्योंकि माशाल्लाह से अच्छी भी रखी है प्रॉब्ली, और वो सही चलती है, मतलब इट्स गुड फॉर द सिटी। सो हमें था कि वो लोग उसको भी अंडर पावर्ड कहते रहते हैं, एक और अंडर पावर्ड गाड़ी आ जाए, तो वो फिर माइंड में था कि नहीं 1.6 तो हो एटलीस्ट। सही। तो मुझे ये बताएं कि इससे पहले आपके पास वीगो थी और वो FJ40 थी, उसके अलावा कौन कौन सी गाड़ियाँ रह चुकी हैं आपके पास? अच्छा, तो बिफोर मूविंग बैक टू कराची वी वर इन दुबई, तो वहाँ पे 3 गाड़ियाँ थी। तो एक 2008 प्राडो थी, 4 लीटर V6, and Mercedes C200 and Volkswagen Jetta जी। nice। तो हम जैसे ही वापस कराची आए, सो क्योंकि वहाँ पे प्राडो ही थी, सो वो एक था कि अब बड़ी गाड़ी की आदत होगी तो 4x4 हो, तो वी वेंट फॉर अ वीगो। हमने यूज्ड वीगो ली थी, 28,000 चली हुई, इमैक्युलेट कंडीशन। सो वो भी गन मेटालिक थी इत्तेफाक से, यूज में तो ऑप्शन होते ही नहीं है, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि यूज गाड़ी ली थी। तो उसमें बहुत फिनिकी होके ली थी, तो ये गाड़ी अच्छी मिली थी, एंड वो फिर ले ली। एंड वो आई थिंक हमने 28,000 की चली हुई ली थी, एंड 58,000 चला के वी सोल्ड इट। तो उसमें एक्चुअली 1 लाख रुपए ऊपर बिक गई थी। सही। एंड देन वो बेच के फौरन ये दूसरी बुक की, और इसमें जो वाइट और ब्लैक वाली स्टोरी थी वो हुई कि वाइट बुक करा ली थी, बट मैंने और मेरे फादर ने ब्लैक पहले डिस्कस की हुई थी, बट वो इतना मसला था रेत और मिट्टी का घर के पास, तो ब्लैक के अगेंस्ट डिसाइड किया फिर। एंड वही हमने कहा ये गन मेटालिक पे ही चलते रहे, 1 साल चलाई है, तो इट्स अ सेफ ऑप्शन। सही। तो मुझे ये बताएं कि वो जो पहले वाली थी वो भी 2.5 लोकल वाली थी? जी वही थी। सही, लोकल वाली ही थी, चैम्प। सही। पर उसका बस इंटीरियर में डिफरेंस था, क्योंकि वो 2012 का मॉडल था, ग्रे इंटीरियर। सही। अच्छा, तो ये बताएं अभी तक कितनी चला ली है जनवरी से अभी तक? ये चल गई है 8,000 कुछ, 8,000 से थोड़ा ऊपर। 8,000 से ऊपर, तो मतलब महीने की तकरीबन अगर हम कहें तो कोई 800 के करीब इसकी रनिंग है तकरीबन जी। 800 किलोमीटर रनिंग है। और ऑयल कितना फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहे हैं? और ये जो है टोयोटा से ही मेंटेन्ड है, तो पहला वाला जो था चेकअप 1000 वाला, उस पर तो ऑयल चेंज नहीं होता, तो उन्होंने 5000 वाले पे किया था, अब 10,000 वाले पे होगा। सही। और टोयोटा के पास जाते हैं तो उसकी क्या कॉस्ट आती है ऑयल चेंज वगैरह की? उसकी पूरी मेंटेनेंस की पहली वाली की तो कोई आई थिंक 7 या 8,000 थी, हुई थी टोयोटा क्रीक मोटर्स पे। सही। और ये गाड़ी डिलीवर भी क्रीक मोटर्स ने की थी। सही। और सेकंड वाली बुकिंग जो हुई वो हुई टोयोटा ईस्टर्न मोटर्स पे। सही। तो वहाँ पे बिल सेकंड वाला था कोई 15,000। 15,000। यस। सही। बट वैसे जो एक्सपीरियंस अभी तक वीगो के साथ किया है वो टोयोटा डिफेंस मोटर्स पे किया है, और अभी रिसेंटली लास्ट 2 सर्विसेज जो है वो सेंट्रल मोटर्स पे हम आ गए, वो वहाँ पे एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। तो इसके भी जो भी अब फ्यूचर सर्विसेज हैं वो टोयोटा सेंट्रल पे इरादा है करवाने का। तो 15,000 में क्या क्या कुछ आपने इसके अंदर चेंज हुआ था? तो जो 15,000 रुपये में चाहिए ऑयल वगैरह इसमें ऑयल चेंज एंड चेकअप, बस दैट्स इट। अच्छा, व्यूअर्स के लिए मैं एक चीज़ थोड़ी सी बता दूं कि एक्चुअली यूसुफ को जो है गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक है, और इनको गाड़ियों के अंदर मतलब काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है, और घुसे हुए होते हैं कि यार क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सो ही इज़ काइंड ऑफ द राइट पर्सन टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस एंड गिव अ पर्सपेक्टिव के 1600 करोला के बारे में क्या है कहानी। तो इसलिए हम यूसुफ से इस बारे में बात कर रहे हैं। यूसुफ ये बताएं, इसका एनुअल टोकन 1600 वाली का आपको अंदाजा है कितना है? अभी रजिस्ट्रेशन के साथ ही भरा होगा, अभी तो दूसरा तो भरा नहीं होगा। 3,500 या 4,000 रुपए हुआ है मेरे ख्याल से। 4,000 के आसपास। 4,000 सही है। ठीक है। और करोला है तो पार्ट्स का तो खैर अवेलेबिलिटी तो कोई इशू नहीं है जी, वो भी कॉस्ट ऑफ पार्ट्स उस पे कोई आइडिया है? अभी तक कुछ चेंज तो वैसे हुआ नहीं होगा? अभी तक हुआ नहीं है, बट घर में एक और करोला है जो मेरी नहीं है बट चाचू की है,
एंड वो इट्स ऑलमोस्ट सेम थिंग। मेरे चाचू से काफ़ी क्लोज हुआ है, तो गाड़ियाँ उनकी भी मैं ही मेंटेन करवा रहा होता हूँ अक्सर। तो उसके सिंस इट्स प्री फेसलिफ्ट तो पार्ट सेम है। सही है। तो 2017 वाली है वो। एंड उसके जैसे फर्स्ट के ब्रेक पैड्स जो थे आगे पीछे के जेन्युइन वाले मिला के कोई 12,500 रुपये इफ यू गो फॉर जेन्युइन वाले। जी। अब यही चीज़ अगर टोयोटा के शोरूम पे चले जाएं तो वो काफ़ी रिडिकुलस डिफरेंस है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस है। बट अगर हम लोग प्रॉपर मतलब यहाँ पे किसी शॉप पे जाएं, वो पता है कि जेन्युइन चीज़ बेचते हैं, सो वो 6,500 फॉर द फ्रंट वंस एंड 1,000 के फर्क पे आई थिंक पीछे वाले होते हैं। सही। अच्छा, ये बताएं कि इस गाड़ी की कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको बहुत पसंद हो। सबसे फेवरेट चीज़ इस गाड़ी में आपको क्या लगती है? इसमें क्योंकि अच्छा मैंने कभी पेट्रोल गाड़ी मतलब जो सेडान्स होती हैं वो चलाई ही नहीं थी। सही है। मैंने सीखा ही वीगो पे था, मेरी FJ40 थी, उस पे सीखा था दोनों पे। सो इसका ये है कि सिंस इट्स लाइटर कार और पेट्रोल इंजन है तो ये थोड़ा मतलब भागती ज़्यादा है। तो कभी कभी उस पर ट्राई कर लेते हैं, तो वो एक है। और ग्रिप अच्छी है। लेकिन आपकी FJ के मुकाबले में तो नहीं भागती है। FJ जी भागती ज़्यादा थी, बट उसको फिर भगाते हुए देखना भी पड़ता था, रोड देखनी पड़ती थी। बिल्कुल सही है। और वो मतलब कंफर्ट का एक था डिफरेंस। तो इस गाड़ी की पावर आपको बेस्ट लगती है? पावर यस। और मतलब कोई एक चीज़ जो आपको नापसंद हो? नापसंद ये सबसे ज़्यादा जो मुझे चीज़ चुभती है वो ये कि ऑलमोस्ट 33 लाख रुपए की तकरीबन गाड़ी है, उसमें रिट्रैक्टेबल मिरर्स भी नहीं है। हाँ, ये है मसला एक। अब बताइए यार, इसमें भी नहीं है जो टॉप ऑफ द लाइन वाली, उसमें पुश स्टार्ट ट्रैक्शन कंट्रोल सब दे दिया है और रिट्रैक्टेबल डोर मिरर्स उसमें भी नहीं है। वाह। या अच्छा, ये बताएं इसके अंदर अब आपके जो चाचू के पास वाली है जो सिल्वर है मेरे ख्याल से वो गाड़ी है ना? जी बिल्कुल। हाँ, तो वो वाली जो गाड़ी है प्री फेसलिफ्ट है जी। उसके अंदर साइड स्कर्ट्स नहीं है, इस वाली में साइड स्कर्ट्स हैं। तो उसके साथ ग्राउंड लेने से साइड स्कर्ट्स का कितना एक फर्क आ जाता है या कोई नोटिसेबल नहीं है साइड? मैंने आई थिंक इतना नोटिसेबल नहीं है क्योंकि स्पीड ब्रेकर्स वगैरह पे ये भी नहीं लगती। मतलब बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स पे वो एक तो आदत भी वीगो की, तो मतलब कभी टेढ़ी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी है। सही है। तो ये लगती तो नहीं, वो भी नहीं लगती, ये भी नहीं लगती। और कोइंसिडेंटली उसमें भी 16 इंच रिम्स लगे हैं, जबकि जो कंपनी से आए थे वो 15 इंच के थे। और टायर्स भी उसमें 205 साइज लगा हुआ है और इसमें भी 205 है। ये हमने तकरीबन 600 किलोमीटर चला के टायर्स अपग्रेड कर लिए थे। सही है। जबकि इसमें अच्छे टायर्स आते हैं, योकोहामा एडवांस DB आते हैं, बट वो उसमें जो है रोड नॉइज फील हो रही थी हमें काफ़ी। तो वो एक हमें था कि बड़ा साइज़ हो जाए, वो फिर टायर्स भी अच्छे हमने लगा लिए, गुडियर के लगा लिए। सो उसके बाद से जो एक मेरे फादर को भी फील हो रही थी और वो उसकी माशाल्लाह तारीफ़ करते रहते हैं कि स्मूथ हो गई गाड़ी, थोड़ा रोड नॉइज़ कम हो गया है एंड ग्रिप उनको बेहतर फील होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये इसके जो ओरिजिनल है वो भी तो 205, 55, 16 ही आते हैं। इसमें ओरिजिनल हमारे जो लगे थे वो 105 to 195 थे। जी जी, 195, 55, 16 थे जी बिल्कुल। और आपने क्या डाले? 205, 55 या 60 डाले ये प्रोफाइल जी। या इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मैं इस गाड़ी को इतना नहीं चलाता जितना वीगो चलाता हूँ, तो अगर 205 थे तो फिर 215 लगा दिए। सही है, मतलब एक साइज आपने बढ़ा किया। मेरा जहाँ तक ख्याल है इसमें 205, 55, 16 आता है टायर। जी जी। मेरे पास भी एक है वो जिसमें वाइट कलर की 2018 वाली, उसके अंदर 205, 55, 18 है टायर। वो यही फेसलिफ्ट वाली गाड़ी है 1.6। अच्छा, मुझे बताएं इसकी फ्यूल एवरेज अभी क्या है टायर चेंज करने के बाद? तो इनिशियली उस वक्त तक तो 600 चली थी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी आई थिंक जगह कर रही थी। तो उस वक्त तक 10.1, 10.2 कर रही थी। ठीक है। अब टायर्स भी अच्छे लग गए, गाड़ी का रूट भी अच्छा लंबा एक है डेली, तो अभी 11.2 पे है। 11.2 पे है। और ये अच्छा, ऑयल चेंज से पहले
जो है वो 11.6 से ना ऊपर जा रही थी ना नीचे, वो फिक्स थी। सही है। ऑयल चेंज के बाद मेरे फादर कह रहे हैं कि गाड़ी थोड़ा जो है वो चलने में भी मज़ा नहीं आ रहा जितना पहले आ रहा था, और एवरेज भी कम हो गई है। सही। तो वो सेटिस्फाइड नहीं थे इस दफ़ा जो सर्विस थी, बट वैसे इट्स गिविंग अबव 11। एंड इन योर ओपिनियन हाउ पार्किंग फ्रेंडली इज दिस कार इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी? और एक करोला है उसका, खैर वो कंसर्न तो होता है कि यार करोला का छिनने का, चोरी होने का, वो तो एक इशू है, बट पार्किंग फ्रेंडली आपके हिसाब से गाड़ी कितनी है? विजिबिलिटी वगैरह तो काफ़ी अच्छी है आई थिंक। इसका जो ये पिलर है ये कभी कभी जो है काफ़ी ख़राब ब्लाइंड स्पॉट दे देता है, इट्स क्वाइट बिग। बट अगर पार्किंग देखी जाए तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि वीगो मुझे इजी लगती है ज़्यादा, क्योंकि एक तो सीखा उस पर और ऊंची भी है, व्यू पॉइंट ऊपर है, और इसके बस ये कि वो पीछे जो बम्पर है, रिवर्स कैमरा जो है वो नंबर प्लेट के पास लगा है, बिल्कुल, तो वो नज़र नहीं आता, लेकिन बम्पर इसमें तो वो आपको पीछे की जगह बताती है। उसका थोड़ा सा एंगल सेट कर दें तो आ जाएगा नज़र। अच्छा मैंने वो ट्राई भी नहीं किया, थॉट वो फिक्स्ड है। नहीं, उसको थोड़ा सा आप एंगल लगाओगे, थोड़ा सा नीचे करोगे तो आ जाएगा। ओके, तो वीगो में तो बम्पर आता है तो वो तो डायरेक्ट मैं वो कर देता हूँ। इसमें वो होता है कि बम्पर कितना आगे पीछे है, वो सही। तो हल्का सा वो एक। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस गाड़ी का अगर एक कोई ऐसा फीचर हो जो आप एक्सचेंज कर सकें कि यार इसमें ये चीज़ भले ना होती, इसकी जगह पे मुझे एक XYZ चीज़ मिल जाती तो ये गाड़ी और ज़्यादा अच्छी हो जाती, तो वो ऐसा क्या फीचर होगा? वो थोड़ा सोचना पड़ेगा। कोई ऐसी चीज़ जो इसमें ना होती, और ये अच्छा सवाल है। जैसे आपको रिट्रैक्टेबल डोर मिरर्स चाहिए तो वो चलो आपको रिट्रैक्टेबल डोर मिरर्स मिल जाए छोटा, लेकिन जी हम आपको वो दे देंगे, लेकिन उसके बदले में एक फीचर हम और कम करेंगे, क्योंकि फीचरों की तादाद हमने उतनी ही रखनी है। बिल्कुल। अच्छा, तो वो क्या होगा जो आप वापस कर दोगे कि यार ये भले ना दो, लेकिन हाँ रिट्रैक्टेबल डोर मिरर्स दे दो मुझे? आई गेस ये स्क्रीन आई एम गुड विद नॉर्मल स्क्रीन, बट म्यूजिक बस सुनना हो तो ये एंड्रॉयड स्क्रीन ना भी होती तो आई वाज गुड विद इट। बट रिट्रैक्टेबल मिरर्स एक वो है कि आप कहीं बाहर जाओ तो करोला का एक माइंड में होता है कि शीशे चोरी हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा, तो वो हमें हमेशा जहाँ भी उतरते हैं पहले उतर के शीशे बंद करें, फिर तो वैसे आपस की बात है, चोरी होने के लिए कोई बंद हुए हुए शीशे भी चोरी कर सकते जी, ये भी तो है। बट वो मतलब कहीं किसी के घर के बाहर खड़ी है, कोई गुजरते हुए टकरा जाए, कुछ हो जाए, वो एक बस आई गेस इतना फर्क तो पड़ेगा नहीं, बट वो बस एक हमारा वो बन गया है, वो रिट्रैक्टेबल होने चाहिए जी। सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर आप वापस जनवरी में, अब जैसे आपने गाड़ी उस वक्त आई आपकी, अगर उस वक्त यारिस लॉन्च हो चुकी होती जी तो यही फिर भी लेते हैं और यारिस की तरफ चले जाते कि उसमें थोड़े फीचर्स ज़्यादा हैं? आई थिंक यही लेते। एक तो डिज़ाइन की वजह से, और बुक हम क्योंकि प्लानिंग ऑलरेडी जनवरी से 4 महीने पहले कर चुके थे। नहीं, आई मीन टू से कि अगर आज ये गाड़ी आप ले रहे होते तो आज यारिस का ऑप्शन भी है, एट द टाइम व्हेन यू आर गेटिंग, उस वक्त आप यही लेते, इसी के लिए करते। सही। एक तो ये माइंड में था कि जब इसका ऑप्शन हमने चूज किया तो 1.8 वाज द अदर ऑप्शन ऊपर का, बट तो हम लोग वैसे ही इस पे थोड़ा वो थे कि यार ये भी कहीं अंडर पावर्ड तो नहीं है, 1.8 है तो वो एक दफ़ा वही लेके जान चढ़ाए, बट देन इस पे डिसाइड किया तो वो 1.5 का तो बिल्कुल भी आई थिंक नहीं सोचते। सही है। और मुझे बताएं ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 ये गाड़ी कितनी कंफर्टेबल है आपके हिसाब से? 1 to 10 पे, अच्छा मैं तो क्योंकि वो बिल्कुल ही रफ एंड टफ गाड़ियाँ चलाने वाली आदत है तो मेरे लिए तो ये भी आई थिंक 10 होती, बट अगर रियलिस्टिकली देखूँ तो 8 probably 8.5 जी सही। ये सस्पेंशन भी काफ़ी सॉफ्ट है, कुछ खड्डे वड्डे कुछ नहीं फील होते, वैसे ही उन पे आराम से ही गुजारते हैं, लेकिन अच्छे फील होते हैं, ग्रिप अच्छा है। कैबिन नॉइज इज़ नॉट टू बैड, थोड़ा सा एक वो कंसर्न है, बट सिंस वी चेंज द टायर्स इट्स इम्प्रूव्ड अ लॉट। सही। एसी ठंडा करता है काफ़ी, और ये फीचर्स इसमें मीटर में बहुत अच्छे हैं, कन्वीनियंट,
सो इट्स मतलब अच्छे फीचर्स है, कंफर्ट भी है, सब है सही। और ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 प्रैक्टिकलिटी में क्या बोलेंगे इस गाड़ी को, कितनी प्रैक्टिकल है ये गाड़ी? प्रैक्टिकलिटी में तो आई गेस 10 पूरे दे सकते हैं। प्रैक्टिकलिटी में आई थिंक इट कैन बी गिवन 10 on 10 10 on 10 इन प्रैक्टिकलिटी है, क्योंकि हाईवे ट्रैवल के लिए भी ये बहुत अच्छी गाड़ी है। एवरेज तो बहुत ही अच्छी देती है। ये शहर में इतने ट्रैफिक में 11.5 के करीब दे रही है ऑन एवरेज, तो हाईवे पे तो आई एम श्योर बहुत अच्छी एवरेज देगी। एंड स्पेशियस भी है, सही। पीछे लेग रूम वगैरह जो हम लोग एज अ फैमिली यूजुअली इसमें नहीं निकलते। ये दिस इज ओनली ड्रिवन बाय माय डैड एंड मी। मेरी अम्मी भी ड्राइव करती हैं बट शी यूजुअली डजंट ड्राइव दिस, बट वी गो आउट इन द वीगो यूजुअली। एंड इसमें लेकिन एक दो दफ़ा जब भी गए हैं इट्स बीन अ गुड एक्सपीरियंस। मतलब जगह भी है, चौड़ी भी है, पीछे प्रोबेबली वीगो से ज़्यादा ही जगह है। वो तो लेग स्पेस बेहतर है कि वीगो में तो आप ऐसे करके बैठते हैं ना, yes. तो वो इसके अंदर ऑब्वियसली थोड़ा सा बेहतर होता है क्योंकि गाड़ी है। कोई पावर का भी मसला नहीं है, वो जो शुरू में हमें लेने से पहले एक था कंसर्न जो था वो नहीं है। अच्छा, मुझे आखिरी जो मैं आपसे सवाल करूंगा दैट वुड बी कि ये और आपकी जो 2014 की वीगो इस वक्त मोर और लेस सेम प्राइस की है, तो बहुत थोड़ा सा फर्क है प्राइस में दोनों की। अगर किसी बंदे को पावर के लिहाज से गाड़ी चाहिए तो व्हाट वुड यू रिकमेंड कि करोला लें या वीगो लें? सिर्फ पावर, बाकी सारी चीजें छोड़ दें। पावर टू वेट रेशियो किसका बेहतर आपको लगता है, इसका और वीगो का? मतलब कंपैरिजन एक बहुत ही अनरियलिस्टिक कंपैरिजन, लेकिन डेफिनेटली इसका पावर टू वेट रेशियो बेहतर है। भागती अगर देखा जाए कि भागती कौन सी, तो ये काफी भागती है उसके मुकाबले में बेहतर बहुत। जी सही है। तो ये मेरे तो सवालात हो गए ख़त्म। अब अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि हमने इस गाड़ी के मुतालिक मिस कर दिया हो, जो आप ऐड करना चाहें, तो प्लीज़। आई थिंक वैसे तो वी कवर्ड एवरीथिंग। थोड़ा जिनको मतलब शौक ज़्यादा है म्यूज़िक वगैरह का, तो उसमें ये, क्योंकि मैं आजकल काफ़ी उसमें पड़ा हुआ हूँ, स्पीकर्स और ये सब, तो इसका इट्स प्रिटी नाइस। जो मेरे वीगो के स्टॉक स्पीकर्स थे उनसे बेहतर इसके हैं। मेरा अभी भी मूड है इनको अपग्रेड करने का, प्रॉब्ली मैं कल ही करवा लूँ। सही। बट दीज वर प्रिटी गुड, मतलब आई वाज़न्ट डिसअपॉइंटेड विद देम। सही। और स्क्रीन अगर वैसे तो इट डजंट मेक मच डिफरेंस टू मी, बट इट्स क्वाइट अ गुड स्क्रीन। इसमें फीचर्स काफ़ी हैं। एक चीज़ जो मुझे नहीं समझ आती वो ये है कि अब सीडी का ऑप्शन नहीं है। वैसे कोई यूज़ नहीं करता बट वो एक आसानी हो जाती है। बिल्कुल नहीं आता। अच्छा, एक चीज़ अभी हमने इसमें म्यूजिक में बात की, इसमें जो एल्पाइन का सिस्टम डला हुआ है, इससे मुतल्लिक मेरा एक आपसे सवाल है। इसकी जो माइक की क्वालिटी, मैं देख रहा था आपकी ब्लूटूथ पे कॉल आ रही है, तो माइक की इसकी जो क्वालिटी है उससे आप सेटिस्फाइड हैं? जी, इस पे मैं मतलब ऑफिस से वापसी पे मेरे फादर कॉल वगैरह कर रहे होते हैं तो उस पे आवाज़ भी काफ़ी अच्छी आती है। एंड उनकी जब आवाज़, मैं अगर ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉल कभी हूँ तो उनकी भी आवाज़ काफ़ी क्लियर आ रही होती है। सो अच्छा है। कि मैंने 2019 में सेम यही गाड़ी थी सिल्वर कलर की, उसके माइक की क्वालिटी में बहुत इशू था और वो कंपनी में हमने भेजी थी, उसका चेंज करवाया था यूनिट, और जो नया आया था उसमें भी वो प्रॉब्लम था। तो आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि क्या है, क्योंकि इसके मुकाबले में जो प्री फेसलिफ्ट में जो 1.3 वाली में क्लैरियन का जो यूनिट आता था जो कि विदाउट स्क्रीन वाला था, उसकी माइक की क्वालिटी बहुत अच्छी थी कंपेयर टू उस वाले के। तो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि इसकी क्वालिटी का क्या है, बट यू आर सेइंग कि सही है, अच्छी क्वालिटी। जी, अब तक एक्सपीरियंस हैज बीन गुड विद दिस। चलो, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम यूसुफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें टाइम दिया छुट्टी वाले दिन। और व्यूअर्स, ये था यूसुफ के साथ इनकी टोयोटा करोला 1.6 एल्टिस 2020 का ओनरशिप एक्सपीरियंस। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।